गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फिर से जी मेंस में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं जी मेंस के क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास जो इस साल आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ the work function of a metal is 6.63 electron volt, then find its threshold frequency for photoelectric effect, है ना। तो हमें ये निकालना है ना। हमें निकालना क्या है, आपको दिया गया है वर्क फंक्शन किसी मेटल का 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है इसमें, है ना, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का ये क्वेश्चन है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से एमिट करता है, उस एनर्जी को पाकर वो इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से एमिट कर जाता है, तो ये मिनिमम एनर्जी है। तो अगर आप जानते हैं ई का फार्मूला होता है एच न्यू, और अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस टाइम पे ई को बोलेंगे ई नॉट, इसको भी बोलते हैं वर्क फंक्शन, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई है 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻31 इक्वल टू न्यू नॉट, है ना। उस हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, लगभग उस हिसाब से आंसर आएगा लगभग, इसको अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा लगभग ये और ये लगभग कट जाएगा, आंसर आएगा 1.6 इंटू 1.6 और ये 10⁻34 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा +34 और +34 में -19 माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा इंटू 10⁻15, है ना। 1.6 इंटू 10⁻15, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट क्या होगा हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आपके पास इफ p माइनस a बाई बी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू nRT हो, और यहाँ पे जो a है एंड b यहाँ पे लिखा है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि जो P है वो डिपेंड वे जो P है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को, V आपका वॉल्यूम को, T आपके टेम्परेचर को। तो आपको बताना है कि a बाई बी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, वो बताना है। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका आपको डायमेंशन बताना था आपको, है ना। तो देखते हैं, आपको दिया गया है कि p माइनस ए बाई बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, और ये प्रेशर है, ये लिखा है माइनस ए बाई बी स्क्वायर। आपको पता है कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही सब्ट्रैक्ट होती है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये क्वांटिटी प्रेशर है तो a बाई बी स्क्वायर भी प्रेशर ही होगा। देखो v वॉल्यूम है, लेकिन अगर a में डिवाइड करें तो ये प्रेशर होगा, तभी प्रेशर में प्रेशर घटेगा, तो r से कुछ आएगा आपका। इसका मतलब a बाई बी स्क्वायर का जो डायमेंशन सेम होगा जो डायमेंशन प्रेशर का होगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली b का डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम को होगा, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन ही सब्ट्रैक्ट होता है, जुड़ता है, मतलब उसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन फॉलो होते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें डिवाइड करें, आपको पूछा गया है a बाई बी स्क्वायर, अगर हम इसमें v है, अगर v को मैं इस पे स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। दैट मींस a बाई बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a बाई बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये p। तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, प्रेशर के बराबर। इसका मतलब है प्रेशर के बराबर। और प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, प्रेशर का फार्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L/T - 2 अपॉन एरिया। एरिया डायमेंशन कितना होता है, L2, तो ये बन जाएगा m L की पावर -1 T की पावर -2। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, सोल्व हो गया, आसान से क्वेश्चन।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है आपको 20 आई कैप न्यूटन पर कूलम, और आपको दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, P मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 15 कूलम मीटर। आपको दिया गया है डायग्राम दिया गया, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है डाइपोल का डायरेक्शन, और दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क है ना, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इसका मतलब होगा टॉर्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा है टॉर्क का मतलब होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसका मतलब होता है PE sin थीटा, है ना। तो उस हिसाब से P का वैल्यू कितना है, आपको दिया गया 15, E का वैल्यू आपको कितना दिया गया 20 sin थीटा, थीटा का वैल्यू आपको दिया गया 30 डिग्री। तो इसे सॉल्व करें, अब पाएंगे sin 30 वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये टॉर्क है, टॉर्क यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको फार्मूला पता होगा, है ना, फार्मूला पता होगा तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। अगली क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायग्राम में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन है, आपको दिया गया है ट्रांसफार्मर, है ना, आपको दिया गया है ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी वोल्टेज आपको दिया गया है 230 वोल्ट, है ना, वोल्ट आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पे टर्न रेशियो दिया गया है, टर्न रेशियो है N1 नंबर ऑफ टर्न N1, नंबर ऑफ टू टर्न N2, और N1 अपॉन N2 का वैल्यू आपको दिया गया है 10:1, और आपको दिया गया है यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है R की वैल्यू है 46 ओम। तो आपको बताना है, इसको नाम दिया गया RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस, इसको नाम दिया गया लोड रेजिस्टेंस। तो आपको बोला गया है कि द पावर P पावर डिसिपेटेड बाय RL आपको निकालना है, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है, देखो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आपको प्राइमरी सेकेंडरी का इंफॉर्मेशन दिया गया है ना। आपको पता है कि जब आप प्राइमरी सोर्स दोगे, ट्रांसफार्मर को प्राइमरी सोर्स दोगे, उस प्राइमरी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट से सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। उस सेकेंडरी वोल्टेज की वजह से लोड में एक करंट फ्लो होगा, उस करंट की वजह से पावर डिसिपेट करेगा उस लोड में। तो अगर आप इस तरीके से अगर ये करंट निकाल लेते हैं, करंट, तो आपको पता है पावर किसी भी, अगर ये करंट अगर रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो I स्क्वायर इंटू R क्या होता है पावर, आपको पता है पावर किसी भी रेजिस्टेंस के लिए दिया जाता है I स्क्वायर इंटू RL से। तो I का स्क्वायर आपको नहीं पता इसकी वैल्यू, RL की वैल्यू है 46, है ना। या तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी को V स्क्वायर बाय RL। देखो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R, इसी को आप बोलते हैं V स्क्वायर बाय RL। अगर ये वाला फार्मूला लगाते हैं V स्क्वायर बाय RL तो हो गया V स्क्वायर बाय RL, RL की वैल्यू 46, है ना। तो अगर आप यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे, चाहे आप करंट निकालेंगे,
तो आपका पावर निकल जाएगा। तो आप कैसे क्या निकालेंगे, आप आपको पता है ट्रांसफार्मर की इस इक्वेशन से V1 by V2 का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न 2। तो ये हो गया 10/1, ये आपको दिया गया है। V1 का वैल्यू आपको दिया गया है 230 वोल्ट और V2 आपको निकालना है। तो V2 यहाँ से कितना आ जाएगा, V2 आपका आ जाएगा यहाँ से 23 वोल्ट। अगर V2 का 23 वोल्ट आ गया तो यहाँ से पावर निकाल लेंगे। पावर कितना आ जाएगा V स्क्वायर 23 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46, है ना। अब आंसर आ जाएगा 23 into 23 डिवाइडेड बाय 46। तो 23 into 2 46 हो जाएगा। तो अब आंसर आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 11.5 वाट। पावर है तो पावर का आंसर आएगा वाट। तो ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पास दिया गया है, हमारे पास 3 वोल्टमीटर है। एक वोल्टमीटर ऐसे है V1, एक वोल्टमीटर ऐसे है V2, एक वोल्टमीटर ऐसे है V3 और ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ये सब क्या है, वोल्टमीटर V1, V2, V3 आर वोल्टमीटर, आर वोल्टमीटर, है ना। सो आपको बताना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। सो फाइंड आउट देयर रिलेशन टू ईच अदर। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें ये वोल्टमीटर क्या देगा, जहां ये कनेक्टेड है वहां की रीडिंग देगा। ये वोल्टमीटर क्या देगा, वोल्टमीटर क्या रीडिंग देता है, वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग देता है। ये वोल्टमीटर भी वोल्टेज की रीडिंग देगा। तो वोल्टमीटर जहां पे कनेक्टेड होता है वहीं की रीडिंग देता है। तो वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे रीडिंग देगा, ये वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे रीडिंग देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये रीडिंग आपस में सीरीज में है। तो यहाँ का वोल्टेज जुड़ेगा और जुड़ने के बाद टोटल वोल्टेज मिलेगा V1 प्लस V2 के बराबर ये टोटल वोल्टेज।
और ये वोल्टेज V3 के साथ में कैसे पैरेलल में, जो V1 प्लस V2 है ये वोल्टेज पैरेलल है V3 के साथ में। इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर, मतलब V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 प्लस V2 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया। ये आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि आपको 3 वोल्टमीटर दिए गए हैं, तीनों वोल्टमीटर का आपस में रिलेशन क्या है, ये पूछा गया था। तो आप देखेंगे कि 2 वोल्टमीटर आपके सीरीज में है, मतलब हर एक वोल्टमीटर अपने जिस भी ब्रांच में कनेक्टेड है वहां का वोल्टेज लेगा। तो V1 अपना वोल्टेज लेगा, V2 अपना वोल्टेज लेगा, दोनों सीरीज में, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे, बनेगा V1 प्लस V2। जो थर्ड ब्रांच के साथ में पैरेलल में, मतलब ये वोल्टेज आपस में बराबर होगा, मतलब V1 प्लस V2 का वैल्यू जितना भी होगा वो V3 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन आया है, वो अच्छा क्वेश्चन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दिया गया क्वेश्चन में कि एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। लिखा गया है कि इन मीटर ब्रिज an unknown resistance x has specific resistance S1 equal to x pi r square divided by L दिया गया है, where r represent radius, L represent length, so if R and L are doubled, then new specific resistance will be क्वेश्चन मार्क, है ना, ये कर लेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। तो आपको बोला गया है कि अगर आप R और L को डबल कर दें तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि x के बारे में क्या है, कोई बताया नहीं है हमें, पाई कांस्टेंट होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो s है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन L होता है ना। तो अगर आप R को डबल कर दें तो और L को भी डबल कर दें तो आप बोल सकते हैं कि अगर R को डबल करेंगे तो R कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, मान लीजिए इसको आपने डबल किया तो जो नया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आएगा उसको आपने नाम दिया, पहले S1 था, आपने उसके बाद नाम दिया S2, है ना, आपने नाम दिया S2। पहले S1 था, अब आपने नाम दिया S2। S2 होने के बाद आपने R को क्या कर दिया, 2R स्क्वायर, L को कितना कर दिया, 2L। तो ये कितना बन जाएगा, S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2R का स्क्वायर मतलब 4R का स्क्वायर अपॉन 2L। तो आपको दिखाई देगा कि 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स ऑफ S1, क्योंकि जो S1 था वो R स्क्वायर बाय L के प्रोपोर्शनल था और जो S2 है वो 2R स्क्वायर बाय L के प्रोपोर्शनल है।
यहाँ से बोल सकते हैं कि वो S2 टू टाइम्स ऑफ आपका S1 है, लेकिन गलत होगा। आप जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, है ना, केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। तो डायमेंशन को चेंज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशन हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो आंसर सही होगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है एस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका, जिसको आप एस नाम दिए हैं, डज नॉट चेंज, क्यों चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज एस it only depends on material and temperature. Specific resistance S does not change as it only depends on material and temperature. तो इसका आंसर होगा कि ये चेंज नहीं होगा, है ना। नोट कर लेंगे। इसके बाद हम